मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पाठ 3 रोज नामचा में हमने लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 11 तक सीख लिया है और लास्ट वीडियो में जो ऑनलाइन लेक्चर हुआ था उसके माध्यम से मैंने आपको कुछ थियरी के टॉपिक जैसे व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा, डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी, कसर, इन सब टॉपिकों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा किया था और आज इससे जुड़ा ही हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा, डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी। तो सबसे पहले आज के व्यवहार जो होंगे वो खरीदी, बिक्री, पूंजी आहरण, यानी जो पहले हमने जो सीख लिया है मुद्दा वो टॉपिक उसी के आधारित होगा। लेकिन नया टॉपिक होगा व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा, डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी। ऐसे तो मैंने इन सभी टॉपिक को समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बट्टा यानी होता है डिस्काउंट। एक सामान्य भाषा में कहे तो वस्तु पर छपी हुई कीमत से कम कीमत पर जब हमें कोई वस्तु मिलती है या हम किसी को देते हैं तो उस अंतर की रकम को हम कहते हैं बट्टा। जैसे वस्तु पर छपा हुआ है 550 और हमें मिला है 500 रुपये में, तो डिफरेंस की जो रकम है 50, वो हमारे लिए कहलाएगा बट्टा यानी डिस्काउंट। अब ये बट्टा हमारे लिए खर्च है या उपज है, तो ये हमारे लिए दोनों हो सकता है। अगर हमने माल खरीदा है तो हमारे लिए उपज है और हमने माल बेचा है तो हमारे लिए खर्च है, क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो बट्टा हमें मिलेगा और जब हम बेचेंगे तो बट्टा हमें देना पड़ेगा। अब व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा दोनों अलग अलग है। व्यापारी बट्टा जो है वो कुल कीमत में से हमेशा 10 जितना भी % दिया होगा आपको प्रश्न में उतना माइनस करना होगा। यानी छपी हुई कीमत पर जो भी व्यापारी बट्टा गिनने के लिए कहा होगा उतना माइनस करना होगा, चाहे वो उधार व्यवहार हो चाहे रोकड़ व्यवहार हो। व्यापारी बट्टा का घटाएंगे लेकिन उसका कोई लेखा नहीं होता, क्योंकि व्यापारी बट्टा जो है वो व्यापारी या ग्राहक के लिए खर्च या उपज नहीं है, क्योंकि वो सभी प्रकार के व्यवहारों पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, व्यापारी बट्टा सिर्फ घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, लेकिन उसका लेखा नहीं होगा। रोकड़ बट्टा क्या है? तो रोकड़ बट्टा ग्राहकों के पास से जल्द रोकड़ प्राप्त करने के लिए उनको प्रलोभित करते हैं हम कि आप इतने समय में या तुरंत रोकड़ चुकाएंगे तो आपको अमुक % और डिस्काउंट दिया जाएगा व्यापारी बट्टा के अलावा। तो रोकड़ बट्टा ये हमारा खर्च भी हो सकता है और उपज भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने माल खरीदा होगा तो हमारे लिए बट्टा उपज होगा जो जमा में लिखा जाएगा, क्योंकि तब बट्टा हमें मिलेगा। और हमने माल बेचा होगा रोकड़, तो रोकड़ बट्टा हमें देना पड़ेगा जो हमारे लिए खर्च कहलाएगा और हमें उधार में लिखना पड़ेगा। डूबत ऋण क्या है? तो ग्राहक के पास से जो हमें रकम लेना है वो मिलने की कोई उम्मीद ना हो तो उसे हम डूबत ऋण कहते हैं। ये हमारे लिए नुकसान है, इसलिए डूबत ऋण उधार होगा। और डूबत ऋण वापसी ठीक इसका उल्टा, भूतकाल में जो पैसा डूब गया है उसमें से कोई रकम अगर हमें वापस मिले तो उसे डूबत ऋण वापसी कहते हैं। ये हमारे लिए लाभ है, इसलिए डूबत ऋण वापसी जमा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 88। कोशिश करूँगा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, क्वेश्चन नंबर 12 व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा और डूबत ऋण के व्यवहार। क्या लिखा है? निम्नलिखित व्यवहारों का परमेश्वर की बही में रोजनामचा लिखिए। किसकी बही में? परमेश्वर की बही में रोजनामचा। तो मैंने यहाँ बना दिया है पहले से ही, परमेश्वर की बही में रोजनामचा 2 पेज का बना दिया है। 2014 जून 1, 50,000 रोकड़, 10,000 का माल स्टॉक और 15,000 का देनदार लाकर धंधा प्रारंभ किया। आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि धंधा प्रारंभ किया या धंधा शुरू किया तो क्या कहलाएगा? पूंजी। और पूंजी हमेशा जमा होता है और जो भी चीज़ मालिक लेकर आएगा वो क्या होगा? उधार होगा। तो 2014 जून 1 क्या क्या लेकर आया है? तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ आता है। जितना भी चीज़ लेकर आया है वो सब धंधे में आता है और आए तो उधार, तो सब बारी बारी से सब उधार कर देंगे। रोकड़ खाते उधार 50,000, माल स्टॉक खाते उधार 10,000, देनदार खाते उधार 15,000 और सब मिलाकर पूंजी खाते का 50, 10, 60 और 15 75,000। विवरण लिखना कंपलसरी है। मैं जगह नहीं होने की वजह से नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखना है। और क्या लिखना है? तो देखकर ही लिखना है। रोकड़, माल स्टॉक और देनदार लाकर धंधा शुरू किया। दूसरा यानी 2 तारीख, श्रीमती शारदा के पास से 20,000 की लोन 10% ब्याज से ली। तो अभी फिलहाल ब्याज का अभी कोई काम नहीं है, लेकिन लोन ली।
लोन लेंगे तो क्या होगा, रोकड़ आएगा, रोकड़ खाते उधार, और देने वाला कौन है, शारदा, तो शारदा खाते जमा। तो 2 तारीख लोन लेंगे तो रोकड़ आएगा, रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार, मैंने पहले भी बताया था आपको कि लोन लेंगे तो रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता उधार, शारदा से ली 10% के लोन खाते का, ऐसा अगर लिख देंगे तो और अच्छा है, अगर जगह ना हो तो शारदा से ली लोन खाते का ऐसा भी लिख सकते हैं। 10% लिखने का मतलब ये हुआ कि भविष्य में आपको ब्याज गिनना हो तो आपको प्रश्न में देखने की जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ से ही देख सकते हैं कितना है, 20,000 अभी फिलहाल लोन का रकम लिखना है, और विवरण में क्या लिखना है, शारदा के पास से लोन लिया। उसके बाद तारीख 3, रामेश्वर स्टोर में से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। वर्ड क्या है दोस्तों, खरीदा, और आपको मालूम है अच्छी तरह से कि खरीदा मतलब खरीदी क्या होगा, उधार, और रामेश्वर स्टोर क्या होगा, जमा। व्यापारी बट्टा दिया हुआ है तो हम माइनस करेंगे, लेकिन उसका लेखा नहीं होगा, माइनस करना है लेकिन लेखा नहीं होगा, क्योंकि व्यापारी बट्टा सभी प्रकार के व्यवहारों पर दिया जाता है, इसके लेखा करने की जरूरत नहीं होती। हमने क्या किया है, खरीदा है तो खरीद खाते उधार, पहले की तरह ही रामेश्वर स्टोर्स खाते का। कितने का हमने माल खरीदा है, तो हमने खरीदा है उनके पास से 8,000 का माल, लेकिन 10% व्यापारी बट्टा है तो 8,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 7200 आएगा। कैसे आएगा, तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं, 8,000 माइनस 10% तो डायरेक्ट 7200 आ जाएगा। कितने लोग 8,000 का 10% करते हैं, यानी 8,000 गुने 10% करते हैं तो 800 आता है, फिर वो माइनस करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। विवरण में लिखेंगे राजेश्वर के पास से माल खरीदा, या राजेश्वर के पास से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। अब तारीख 5, गायत्री स्टोर्स को 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, यानी ठीक उसका उल्टा, बेचा मतलब बिक्री, और बिक्री क्या होता है, जमा होता है। किसको बेचा, तो गायत्री स्टोर्स को बेचा, तो गायत्री स्टोर्स खाते उधार, फिर से व्यापारी बट्टा दिया हुआ है तो व्यापारी बट्टा हम घटा देंगे, लेकिन उसका लेखा नहीं होगा। गायत्री स्टोर्स खाते उधार बिक्री खाते का, तो कितने का माल हमने बेचा था, 5,000 का, लेकिन 10% व्यापारी बट्टा है तो 5,000 में से 10% यानी 500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4500। उसके बाद 7वां व्यवहार, दोस्तों इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार है 7वां व्यवहार, क्योंकि उसमें रोकड़ बट्टा व्यापारी बट्टा दोनों है। क्या लिखा है, राधा किशन स्टोर्स में से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, आधी रकम का चेक दिया। आधी रकम का चेक दिया मतलब आधा अभी भी बाकी है, और मैंने क्या कहा था, रोकड़ बट्टा रोकड़ व्यवहार पे दिया जाता है, जितना रकम उसने रोकड़ चुकाया है मतलब चेक दिया है मतलब वो भी रोकड़ व्यवहार ही हो गया, तो जितना उसने रोकड़ दिया है उस पर हम रोकड़ बट्टा देंगे, यानी आधा रकम रोकड़ दिया है तो आधा उसको हम रोकड़ बट्टा देंगे, और बाकी का जो आधा बाकी है उस पर रोकड़ बट्टा नहीं देंगे। और व्यापारी बट्टा तो माइनस करना ही है, चाहे उधार व्यवहार हो चाहे रोकड़ व्यवहार हो, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, खरीदा है तो खरीदी क्या होगा, उधार, पक्का हो गया इतना, खरीदी उधार, और जमा में 2 नाम, क्योंकि आधा आपने चुकाया है आधा अभी बाकी है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा सीखा है। खरीद खाता उधार बैंक खाते का, राधा किशन स्टोर्स खाते का, और यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ जाएगा, हमें रोकड़ बट्टा भी मिलेगा आधी रकम पर, तो रोकड़ बट्टा खाते का। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए बारी बारी से। सबसे पहले खरीद खाते उधार, हमने माल खरीदा, खरीद खाते उधार, शुद्ध रकम, शुद्ध रकम किसे कहते हैं तो मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि कुल रकम में से व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो रकम आता है उसे हम शुद्ध रकम कहते हैं, और व्यापारी बट्टा हमेशा घटाना है, उसका लेखा नहीं होगा। तो हमने कितने का माल खरीदा है, 15,000 का, इसमें व्यापारी बट्टा कितना परसेंट है, 10%, तो 15,000 माइनस 10% करेंगे तो कितना आएगा, 13,500। अब 13,500 में से हमने आधी रकम का चेक दिया मतलब आधा अभी भी बाकी है, तो आधा बाकी है तो किसके पास से खरीदा था हमने, राधा किशन स्टोर्स, तो राधा किशन स्टोर कौन है, देने वाली है, तो राधा किशन स्टोर्स खाते का। आपको लग रहा है सर अपने बैंक खाते नहीं लिखा, लिखूंगा मैं वो भी, लेकिन आधा जो बाकी है पहले वो लिख दे रहा हूँ। राधा किशन स्टोर्स खाते का 13,500 का जब आधा करेंगे तो 6,750 आएगा, क्योंकि हमने आधे का चेक दिया मतलब आधा अभी भी बाकी है, 6,750 अभी बाकी है, जानबूझकर मैंने ये पहले लिखा है। अब आपको ध्यान रखना है कि बाकी का जब हमने आधा चेक दिया होगा तो हमने क्या मांग किया होगा कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ इतना रोकड़ा, तो मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट काट कर ही मैं चेक दूंगा। आप किसी दुकान पे जाते हैं और 2,000 की वस्तु या 2,000 या 3,000 का कोई चीज़ लेते हैं और 10% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट काट के ही पैसा देते हैं,
हो सकता है आपके पास छुट्टा ना हो तो अलग बात है, तब आप पूरी नोट देते हैं और वो आपको वापस देता है। लेकिन अगर आपको चेक देना हो तो आप कौन सी रकम का चेक लिखेंगे? तो डिस्काउंट काटने के बाद जो बिल बनेगा उस रकम का आप चेक लिखेंगे। तो आधा रकम जब चेक देने की बारी आएगी तो हम क्या मांगेंगे? रोककर बट्टा मांगेंगे। तो रोककर बट्टा घटाने के बाद जो बचेगा उसका हम चेक देंगे। तो रोककर बट्टा हम कौन सी रकम पे मांगेंगे? तो आधी रकम पर खरीदेंगे। तो रोककर बट्टा क्या होगा? हमारे लिए आवक होगा, इसलिए जमा होगा रोककर बट्टा खाते का। तो आधा रकम कितना था? तो आधा रकम था 6,750। ये भी 6,750 है और दूसरा वाला जो आधा रकम है वो भी 6,750 ही होगा। तो 6,750 का आधा करेंगे, 10% करेंगे तो कितना आएगा? 675। ये 10% क्यों किया? तो लिखा है ना 10% रोककर बट्टा से। तो आधी रकम हम जब चुकाने जाएंगे 6,750, जब चुकाने की बारी आएगी तो हम क्या कहेंगे भाई कि इसमें हमें रोककर बट्टा चाहिए क्योंकि हम कैश दे रहे हैं इतना पैसा। तो बाकी का जो दूसरा वाला 6,750 है उसका 10% कितना होगा? 675। और वो घटाने के बाद जो रकम बचेगा वो हम चेक देंगे। तो 6,750 में से 675 घटा देंगे तो बाकी का जो रकम बचेगा उसका हम चेक देंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे बैंक खाते का। तो 6,750 में से जब आप 675 घटाएंगे तो आपका जवाब आएगा 6,075। तो ये व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण था, इसको 2-3 बार आप रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा तो आपको आ जाएगा, नहीं तो मैं आगे के प्रश्नों में इसको और भी अलग अलग तरीक़ों से हल कराऊंगा। अभी फ़िलहाल हम इतना समझते हैं कि माल खरीदा तो खरीद खाता उधार पूरा रकम, व्यापारी बट्टा घटाने के बाद शुद्ध रकम। उसके बाद उस शुद्ध रकम का 3 हिस्सा, आधा जो बाकी है वो पूरा लिख दिया 13,500 का आधा 6,750, और बाकी जो आधा है जो हम देने की बात कह रहे हैं उसका 2 हिस्सा कि भाई उसमें से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे, वो मेरे लिए लाभ कहलाएगा। तो 10% डिस्काउंट कितना होगा? 10% के हिसाब से 675, और बाकी का मैंने चेक दिया है तो 6,750 में से 675 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6,075। तो इस पूरे सवाल में एक यही व्यवहार कठिन था, बाकी सब व्यवहार आसान है। 10वां, विभूति के पास से 5,000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला तो बिन आर्थिक व्यवहार कहलाएगा, उसका लेखा नहीं होगा। तो 2014 जून 10 कैसा व्यवहार है? बिन आर्थिक व्यवहार, और बिन आर्थिक गैर आर्थिक व्यवहार का लेखा नहीं होता। तो बिन आर्थिक व्यवहार ऐसा लिखकर हम डैश कर देंगे, विवरण भी लिखने की ज़रूरत नहीं है बिन आर्थिक व्यवहार का, फिर भी अगर आप लिखते हैं तो और अच्छी बात है। 12वां व्यवहार, विभूति के ऑर्डर के अनुसार माल 10% व्यापारी बट्टा से भेजा, लाड़ी भाड़ा के 50 नगद चुकाए। भेजा मतलब हमने क्या किया? बेच दिया। उसने पहले मुझे ऑर्डर दिया था हमें, और हमने क्या किया? अब भेज दिया ऑर्डर के अनुसार। ऐसा नहीं कि इसमें भी ऑर्डर लिखा तो ये भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं। उसमें ऑर्डर मिला था और इसमें हमने ऑर्डर के अनुसार भेज दिया, मतलब बेच दिया, और लाड़ी भाड़ा के 50 चुकाए। किसको बेच दिया हमने? तो हमने बेच दिया है किसको? विभूति को। तारीख कौन सा? 12। विभूति को बेचा है मतलब विभूति लेने वाली है। विभूति खाते उधार कितने का माल था? 5,000 का, जिसको हमने 10% व्यापारी बट्टा से भेजा है। 5,000 में 10% माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4,500। लाड़ी भाड़ा भी अभी फिलहाल हमने ही चुकाया है, तो लाड़ी भाड़ा खाते उधार, लाड़ी भाड़ा खर्च है, लाड़ी भाड़ा खाते उधार कितना चुकाया है? 50। लाड़ी भाड़ा खाते उधार 50, और बेचा है तो बिक्री खाते का। तो बेचा कितने का माल था? 4,500 का। कैसे आया 4,500? तो 5,000 में से जब आप 10% व्यापारी बट्टा का माइनस करेंगे तो 4,500, और लाड़ी भाड़ा के रोकड़ चुका है तो लाड़ी भाड़ा खाते उधार 50, और उसका रोकड़ चुका है तो रोकड़ खाते का 50। कितने लोग इसे अलग अलग भी लिखते हैं? तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब, पहले आप बिक्री का लिख सकते हैं 12वें का ए के रूप में आप कैसे लिखेंगे? विभूति खाते उधार बिक्री खाते का 4,500, और बी लाड़ी भाड़ा खाते उधार रोकड़ खाते का 50। ऐसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, और ऐसे साथ में भी लिख सकते हैं कि विभूति को माल बेचा और लाड़ी भाड़ा के 50 नगद चुकाए। तो विभूति लेने वाली है, विभूति खाते उधार 4,500, 5,000 में से व्यापारी बट्टा का 10% माइनस करने के बाद लाड़ी भाड़ा खर्च है तो लाड़ी भाड़ा खाते उधार 50, बिक्री खाते का 4,500, और रोकड़ चुकाया था लाड़ी भाड़े का तो रोकड़ खाते का 50। अब तारीख 15, विभूति दिवालिया घोषित होने से 300 डूब गया और बाकी रकम का चेक मिला। तारीख कौन सा? तो तारीख 15 क्या लिखा है? विभूति दिवालिया घोषित होने से बाकी रकम डूब गया, कितना रकम डूब गया? 300 डूब गया, और बाकी रकम का हमें क्या मिला है? चेक मिला है। तो विभूति के पास से हमें कितना लेना था? तो ऊपर हम देख सकते हैं कि विभूति के पास से हमें 4500 लेना था। यहाँ देख सकते हैं विभूति के पास से कितना लेना था? 4500, लेकिन उसके दिवालिया होने से कितना डूब गया? 300 डूब गया, और बाकी रकम का चेक मिला। चेक मिला मतलब बैंक खाते उधार, बैंक में भरेंगे, बैंक खाते उधार। चेक कितने का मिला होगा? तो 300 डूब गया। विभूति के पास से लेनी रकम में से कितना डूब गया? 300। तो कितना लेना था उससे? हमें 4,500 लेना था। 4,500 में से 300 डूब गया तो कितना आएगा? 4,200।
डूबत ऋण हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो डूबत ऋण खाते उधार 300 और विभूति का खाता बंद कर देंगे, विभूति देने वाली है, देने वाली भी विभूति ही है और पैसा डुबाने वाली भी विभूति ही है। विभूति खाते का पूरा 4500, यानी कहने का मतलब विभूति के पास से 4200 मिला और 300 डूब गया। मिला तो कैसे मिला? चेक से मिला, इसलिए बैंक खाते उधार 4200, डूबत ऋण हमारा नुकसान है, डूबत ऋण खाते उधार 300 और विभूति देने वाली है और डूबत पैसा डुबाने वाली है, तो विभूति खाते जमा 4500, यानी 4500 में से 4200 का चेक मिला और 300 डूब गया। विवरण में लिख देंगे कि 4200 का चेक मिला और 300 डूब गया। आगे 16 तारीख अनुपम के 1050 बाकी लेना पेटे 1000 का चेक देकर हिसाब चुकते किया। अनुपम को कितना देना था? 1050 हमें देना था, जिसको हमने 1000 का चेक देकर हिसाब चुकते किया। किसको हमने चेक दिया है? अनुपम को चेक दिया है। कितने के बदले कितने का चेक दिया है? तो 1050 के बदले 1000 का चेक दिया है। मतलब हमें क्या हुआ है? फायदा हुआ है। कितने रुपए का फायदा हुआ है? तो 50 रुपये का फायदा हुआ है। तो सबसे पहले अनुपम कौन है? लेने वाला है, तो अनुपम खाते उधार कितना? 1050। हमने चेक कितने का दिया है? तो चेक दिया है हमने, तो पैसा जाता है बैंक में से, तो बैंक खाते का कितने का चेक दिया है हमने? हिसाब के रूप में 1000 का ही चेक दिया है। तो जो डिफरेंस का 50 रुपया है वो हमारे लिए क्या है? फायदा है, बट्टा है, कसर है, दोनों कह सकते हैं आप, बट्टा कहे कसर कहे चलेगा। बट्टा खाते का कितना? 50। कैसे मालूम पड़ा कि बट्टा 50? तो 1050 के बदले अगर आप हिसाब चुकते में 1000 का चेक दे रहे हैं, इसका मतलब बट्टा कितने का हुआ? 50 रुपये का हुआ। लास्ट 20 तारीख ईमानदार के पास से अपलिखित डूबत ऋण के 1500 नगद वापस मिले। भूतकाल में जो पैसा डूब गया था उस ईमानदार के पास, ईमानदार नाम दिया हुआ है और अब उसने अपने नाम के अनुसार ही काम किया है। भूतकाल में जो पैसा हमें लगा था कि डूब जाएगा वो उसने क्या कर दिया है? वापस कर दिया है। तो मिला है तो क्या होगा? रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार, और ईमानदार का नाम नहीं आएगा, क्या नाम आएगा? डूबत ऋण वापसी खाते का, क्योंकि हमें उपज हुआ है और उस उपज का नाम कहलाएगा डूबत ऋण वापसी, क्योंकि ईमानदार का खाता तो हम उसी समय बंद कर दिए होंगे जिस समय पैसा डूबा होगा। तो डूबत ऋण वापसी खाते का या डूबत वापसी खाते का कितना पैसा हमें मिला है? डूबत ऋण वापसी का 1500, 1500। इस तरह से हमारा ये व्यवहार खत्म हुआ और ये सवाल भी हमारा पूरा हो गया। इस सवाल में सबसे मेन बात है व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा, जो व्यवहार नंबर 7 में था। अब हम इसका कुल योग कर देंगे। कुल योग करेंगे तो 1,27,300। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। $1,27,300। दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया है, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाकी है। 14-15 हम नहीं भी करेंगे तो वो भूल सुधार जैसा है, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो उसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक मौखिक रूप से एक बार समझा दूंगा आपको। तो अगले वीक में ये ऑनलाइन लेक्चर जब हमारा आएगा उससे पहले ये वीडियो के माध्यम से मैं ये चैप्टर पूरा कर दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छी तरह से सीखिए। अभी आपकी जो स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर 12 है और इसकी जैसा ही सेम टू सेम जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8, जो पेज नंबर 68 पे है। कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, तो ये उदाहरण नंबर 8 जो पेज नंबर 68 पे है, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेशन मिले, इस उद्देश्य से आप मेरे वीडियो को लाइक करें, आपके कमेंट करें कि आपको अच्छा लग रहा है, और अधिक से अधिक जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है, आपके मित्र है, उसे आप ये इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपके सहकार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।